गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को फाइनल किए थे। आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर फिजिक्स का। आपको पता है कि साइंस से 80 नंबर के टोटल थ्योरी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 80 नंबर में 27 नंबर फिजिक्स से होते हैं, 27 केमिस्ट्री से और 24 नंबर होंगे बायोलॉजी से। जैसे ये जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है, साइंस से 27 और 24, ये 27 होगा फिजिक्स से, ये 27 होगा केमिस्ट्री से और ये 26 होगा बायोलॉजी से। इस तरह से करके टोटल ये होते हैं 80 मार्क्स। ये थ्योरी 80 का होता है तथा प्रैक्टिकल होगा 20। इस प्रकार 20 और 80 टोटल हो जाते हैं कितने? 100 नंबर के। तो एवरेज अगर देखा जाए तो फिजिक्स में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स और बायोलॉजी में भी लगभग 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है क्लास 10th में। एक तो है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है ह्यूमन आई, मतलब मानव नेत्र। तो प्रकाश के परावर्तन, यहाँ हम लोग आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, अतः हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश है क्या। तो प्रकाश के बारे में मैं जहां तक समझ सकता हूं आपके बारे में, आप ये तो भली भांति समझ रहे होंगे कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारे नेत्र को मदद करती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते? हमारा नेत्र सही है लेकिन प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को नहीं देख पाते। असल में देखने का जो लॉजिक होता है, जब किसी वस्तु पे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह वस्तु उस प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेती है, कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, सारे किरणों को अवशोषित नहीं करती है या सारे किरणों को अवशोषित नहीं करती। वो वस्तु के नेचर पे डिपेंड करता है, एक्चुअली वस्तु के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर वस्तु ज़्यादा चमकदार हो तो वो मैक्सिमम किरणों को क्या कर सकती है? परावर्तित कर सकती है। परावर्तित मतलब होता है कि प्रकाश की किरणें आए और उस वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाए, तब इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो वस्तु किरणों को परावर्तित करती है। अब वो परावर्तित किरणें जिन जिन नेत्रों तक पहुँचेगी, मतलब जिस आँख तक वो परावर्तित किरणें पहुँचेंगी, वो सभी आँखें उस वस्तु को देख पाएगी। तो वस्तु को देखने के लिए प्रकाश अनिवार्य है। जब तक प्रकाश नहीं उस वस्तु पे पड़ेगा तब तक आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। चलिए, प्रकाश के बारे में एक और चीज़ है कि सबसे पहले अगर प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारे नेत्र को मदद करती है। दूसरी चीज़ है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। पिछले क्लास में मुझे लगता है कि क्लास 8 में आपने देखा होगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके लिए एक बजाते एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे गत्ता का वो टुकड़ा क्या है, एक समान आकार का गत्ता के टुकड़ा को समान तल पे आप खड़ा कर दीजिए और ठीक उसके बीच में छिद करके इधर से टॉर्च का जब लाइट आप डालते हैं तो देखते हैं कि एकदम सीधा प्रकाश उस पर चला जा रहा है। उस पर प्रकाश चला जा रहा है, दैट मीन्स क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के पारगम्यता के आधार पे, मतलब प्रकाश किन किन वस्तुओं को पार कर सकती है, किस किस पदार्थ को पार कर सकती है पदार्थ, इस आधार पे वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अर्थात कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसको प्रकाश पार कर सकता है और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसको प्रकाश पार नहीं कर सकता है और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है जिसको प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार कर पाता है। जैसे आप अगर प्रकाश के रास्ते में किसी ईंट के दीवार को डाल दीजिए या ईंट के दीवार के सामने जब लाइट जलाइएगा तो प्रकाश की किरणें उस ईंट के दीवार को नहीं पार करेगी। दैट मीन्स जो ईंट का दीवार है वो अपारदर्शी वस्तु है।
आज जब उसी प्रकाश के रास्ते में किसी कांच को डाल देंगे, आप शीशा को डाल देंगे और शीशा कहीं से पेंट किया हुआ नहीं हो, आर पार दिखने वाला हो, तो प्रकाश की किरणें उसे आसानी से पार कर सकती है। तो प्रकाश की किरणें जिन वस्तुओं को आसानी से पार कर जाए उन वस्तुओं को पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, और जिन्हें आसानी से पार नहीं करे या पार ही नहीं करे उसे कहेंगे अपारदर्शी। और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं कि प्रकाश की किरणें का आंशिक भाग पार हो जाता है और कुछ भाग नहीं पार कर पाता, ऐसे वस्तुओं को कहते हैं पारभाषी पदार्थ। अर्थात पारगम्यता के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। किसी भी वस्तु को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक तो कहते हैं पारदर्शी, दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभाषी। पारभाषी कोई भी वस्तु या पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषी। पारदर्शी में क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल। अपारदर्शी में क्या हो जाएगा? तो अपारदर्शी में आप लिख सकते हैं ईंट की दीवार, ईंट की, या ईंट सीधे लिखो ईंट, दूसरा हम लिख सकते हैं मिट्टी, बालू, ऐसे बहुत सारे, इसमें तो बहुत सारा एग्जाम्पल आ जाएगा इत्यादि। बात पारभाषी का हो तो पारभाषी में आप लिख सकते हैं जैसे कपड़ा, अगर प्रकाश के रास्ते में हम किसी पतले कपड़े को लाते हैं तो प्रकाश का कुछ हिस्सा ही उस कपड़े को पार कर पाता है, तो हम कह सकते हैं पतले कपड़े, पतले कपड़े। तेल लगा हुआ, तेल से तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच इत्यादि। तो ये क्या है? प्रकाश के पार करने के आधार पर हम वस्तुओं को, पदार्थ को 3 भाग में बांट सकते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभाषी। तो ये पारभाषी, पारदर्शी का एग्जाम्पल, अपारदर्शी का एग्जाम्पल और पारभाषी का एग्जाम्पल। फिर है प्रकाशीय स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। तो प्रकाश जहां से उत्पन्न होता है, वह स्रोत जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। जैसे बहुत सारा चीज है, सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो ये प्रकाशीय स्रोत को, जो ये प्रकाशीय स्रोत होता है, इसे हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक वह जो नेचुरल है और एक दूसरा जिसे हमने अपने हाथों से बनाया है। तो जो नेचुरल है मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाशीय स्रोत प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत कहलाएंगे, और कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत जिसे मानव ने अपने हाथों से बनाया है, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये जो प्रकाशीय स्रोत अर्थात सोर्सेज ऑफ लाइट, इसे 2 भाग में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम को हम क्या कहेंगे? ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड। इसको कहेंगे नेचुरल। तो प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत अर्थात तो वह स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जैसे सूर्य। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के बाद क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के बाद हम लिख सकते हैं तारे, सूर्य भी एक तारा ही है। फिर हम लिख सकते हैं क्या? जुगनू। जुगनू रात में जो आप देखते होंगे, रात में जो जुगनू उड़ता है वो जुगनू इत्यादि, ये सभी क्या है?
प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है। कृत्रिम में क्या आ जाएगा? कृत्रिम में हम लिख सकते हैं टॉर्च, लालटेन, लैंप, विद्युत बल्ब इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हैं, मोमबत्ती वगैरह सब, ये सभी क्या है? कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत है। अब ये जो प्रकाशीय स्रोत हैं, इसके बाद हम लोगों को इस चैप्टर में एक और चीज मिलेगा, प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड। तो ये प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड भी प्रकाश को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसके पास अपना प्रकाश होता है उत्सर्जन करने के लिए, कुछ ऐसी वस्तु होती है जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। वो क्या है ना कि सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, टॉर्च से या किसी दूसरे प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश प्राप्त करके तब क्या है कि वो प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो ऐसे पिंड को बोलेंगे अप्रदीप्त पिंड, मतलब जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करे वो प्रदीप्त पिंड, और जो अपना प्रकाश नहीं किसी से प्रकाश प्राप्त करके प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या करेंगे? अप्रदीप्त पिंड। इसको ऐसे देखा जा सकता है, जैसे आप लिख सकते हैं पिंड जो हैं ये दो प्रकार के हैं, एक है प्रदीप्त और दूसरा है अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त में कौन हो गया? सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता था, चंद्रमा को हम अप्रदीप्त में डालेंगे। तारे क्या हो जाएंगे? प्रदीप्त पिंड हो जाएंगे। फिर जुगनू भी क्या है? प्रदीप्त है। लालटेन, लैंप, ये सब क्या है? ये सब के पास अपना प्रकाश होता है। लैंप, विद्युत बल्ब, ये सब क्या है? प्रदीप्त है, विद्युत बल्ब। इधर क्या है जा? अप्रदीप्त में हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़, जैसे आप देखेंगे प्रकाश, जिस वस्तु को हम देखते हैं, वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, अर्थात किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो सब प्रकाश, थोड़ा बहुत प्रकाश तो सब उत्सर्जित करता था। ये अन्य जितने चीज, जैसे ये आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड क्या है? अप्रदीप्त हो जाएगा। चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है ना, आप पहले से आप जानते भी हैं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक होता है उस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जित होना। दैट मीन्स जितनी वस्तुओं को आप देख रहे हैं सभी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। अब क्या है? उत्सर्जित करना मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है। अब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु में पड़ रहा है और वस्तु क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है किरणों को। तो अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है या अगर वो उत्सर्जित कर रही है तो वो भी वस्तु क्या है? अप्रदीप्त पिंड ही है। तो ये बोर्ड है, कुर्सी है, टेबल है, ये सब अप्रदीप्त में आएगा, क्योंकि ये प्रकाश तो उत्सर्जित कर रहा है। उत्सर्जित का सेंस हुआ कि प्रकाश प्राप्त करके उसको रिफ्लेक्ट करना। तो इस तरह से करके ये जो कुछ बेसिक चीजें थी, प्रकाशीय स्रोत, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, प्रदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड, इसके साथ अब हम लोग जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम लोगों को ये देखना है मोस्टली कि ये मिरर के बारे में जानना है। मिरर अर्थात दर्पण के बारे में जानना है। तो हम लोग धीरे धीरे दर्पण के बारे में अब सीखेंगे आज। दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। अगर आप इस चीज को समझ गए, प्रकाश से रिलेटेड चीजों को, तो अब हम लोग को सीधे देखना है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं, मिरर। तो अब जो है हम लोग दर्पण को देखेंगे। दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर, ये कांच का एक टुकड़ा होता है। सामान्यतः जैसे हम लोग अपने घर पे भी इसका यूज करते हैं, बाल को कंघी करना हो, चेहरे को देखना हो, इसे अपने से बनाया भी जा सकता है। दर्पण में दो सतह होते हैं। एक सतह वो होता है जिधर से आप अपना चेहरे को देखते हैं, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। एक उसका बैक होता है, तो बैक फेस जो उसका होता है वो समानांतर कलर किया होता है, पेंट किया होता है। फिर इसे भाषा में कहते हैं ना, कलई किया होता है, वो रंगा गया होता है। तो सबसे पहले उसको सिल्वर्ड कलर से रंग करके तब किसी दूसरे कलर से उसको रंग करके उस पर कूट वगैरह डाल करके आप तैयार करते हैं। तो ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण को अगर देखा जाए, दर्पण तो स्मूथ होता ही है। उसके परावर्तक सतह पे अगर किसी प्रकाश की किरणों को डाला जाए तो वो लगभग 100% किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। दर्पण स्मूथ हो, पॉलिश्ड किया हो,
तो वो 100% किरणों को क्या कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है। दर्पण के बारे में क्लास 8 में भी आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे। तो यहां हम लोग को यह जानना है कि दर्पण क्या है। तो दर्पण किसी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सतह कलई किया गया हो, कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सतह कलई किया गया हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण में दो सतह होते हैं, एक होता है परावर्तक सतह और दूसरा क्या होता है, खुरदुरा सतह। जिधर पेंट किया गया होता है उसको खुरदुरा सतह कहते हैं, रफ सरफेस कहते हैं। ये दर्पण के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है गोलीय दर्पण, क्या होता है, गोलीय दर्पण, और दूसरा होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, और इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो दर्पण कितने प्रकार के हुए, 2, 1, 2। लेकिन ये जो गोलीय समतल दर्पण सिंपल होता है, जो हम अपने घरों पे यूज करते हैं, वो सामान्यतः समतल दर्पण ही होता है। समतल दर्पण क्या होता है, इसका परावर्तक सतह एकदम से प्लेन होता है। ये इसका कलई किया हुआ सतह, ये जो नीचे वाला सतह है, इस सतह को बोलते हैं कलई सतह। क्या है ये, कलई सतह। ये जो ऊपर वाला सतह है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है। चेहरा हम परावर्तक सतह से देखते हैं, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, एकदम से प्लेन होता है। आप आंख बंद करके भी अगर उस सतह को ऐसे छुएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये प्लेन है। स्फेरिकल मिरर जो गोलीय दर्पण होता है, ये दरअसल गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसका परावर्तक सतह धांसा हो सकता है या उठा हो सकता है। गोलीय दर्पण का क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्टर सरफेस होगा, जो परावर्तक सतह होता है, वो या तो धांसा होगा और नहीं तो उठा होगा। अगर वो धांसा होगा तब उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर धांसा होगा तो अवतल, अगर उठा होगा तो उत्तल। मैं याद करा देता हूं, इसको बड़ा सिंपल ढंग से याद किया जा सकता है। अवतल, अ मीन्स होता है हटा हुआ, अ का मतलब होता है कम होना। तो जिसका तल कम हो अवतल होता है, जिसका तल कम हो। तो मान लो सबसे पहले तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा, मतलब प्लेन नहीं होगा, वक्र होगा। तो ये दर्पण मान लो बना दिया हमने, अगर हम नीचे ऐसे कर दिए तो क्या है, ये ऊपर वाला परावर्तक सतह है, नीचे वाला क्या है, कलई किया हुआ सतह है। तो इसका परावर्तक सतह क्या है, धांसा है। आंख बंद करके भी अगर ऐसे हम करेंगे तो ये निश्चित रूप से धांसा हुआ हमें प्रतीत होगा। दरअसल इसका जो ये तल है, ये तल घटा होता है। मीन्स घटा होना, कम होना, तो ये घटा हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं अवतल। ये है उत्तल। देखिए ये क्या होगा, बस इसका परावर्तक सतह ऊपर है। अच्छा, हमने जितना 3 फिगर बनाया, तीनों दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर है, या परावर्तक सतह नीचे भी बना सकते हैं। तो इसका क्या आप देख रहे हैं, परावर्तक सतह उठा है, उभार है। उत्तल, तल मीन्स सतह, उ मीन्स उठा। जिसका तल उठा हो उत्तल दर्पण है, जिसका तल धंसा हो अवतल दर्पण। इस उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। और ये क्या है, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव ई है ये, कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से दर्पण कितने प्रकार के हुए, 2, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा अथवा धंसा हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वह गोलीय दर्पण, कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन क्या होगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो, उत्तल। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अवतल। अच्छा, अवतल दर्पण का फोटो हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो बताइए, इसका परावर्त, ये हम अवतल का बना रहे हैं, तो इसका परावर्तक सतह निश्चित रूप से हमको नीचे बनाना होगा, तब जाकर के होगा। अगर नीचे आप कलई करते हैं तो ये उठा हो जाएगा। तो इसके परावर्तक ऐसे कर दी, ऐसा करने का ये समझो साइन है कि इसका ये वाला सतह रंगा गया है। तो जब ये रंग दिया गया है तो ये परावर्तक सतह हुआ, तो परावर्तक सतह हाथ ऐसे करेंगे तो क्या होगा, धंसा होगा। अतः ये भी अवतल दर्पण ही है, ये भी अवतल दर्पण ही है। गोलीय दर्पण को भी इसको उलट दे हम, अगर ऐसे बनाएं तो ये क्या हो जाएगा,
ये गोलीय दर्पण का कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह नीचे है, इसका परावर्तक सतह ऊपर है। परावर्तक सतह ऊपर नीचे होने से दर्पण को आप नहीं पहचान सकते। परावर्तक सतह उठा हो, उभार हो तो उत्तल, इसमें भी उभार है, इसमें उभार है, तो ये दोनों उत्तल है। परावर्तक सतह धंसा है तो अतल, क्योंकि दोनों तरफ से आप देख रहे हैं तो परावर्तक सतह धंसा हो। इस प्रकार हम लोग, अच्छा प्लेन मिरर क्या है, इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। प्लेन मिरर का एग्जाम्पल आपके घर पे है, आप जिस घर में हैं, आप अपना चेहरा देख रहे हैं, बाल को कंघी कर रहे हैं, वो वही है। परावर्तक सतह उससे क्या होता है? प्लेन होता है। तो दर्पण दो प्रकार के, दोनों प्रकार का डिफिनेशन आपने देखा, दोनों प्रकार के दर्पण का आपने इमेज भी देखा। अब है क्या, ये इससे एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हम उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं और समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो समतल दर्पण का प्रयोग तो हम सामान्यतः अपने घर पे कर रहे हैं। इस दर्पण का प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर किसी काम को बेहतर करने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग बहुत सारा नहीं होता है। मुख्य रूप से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, अर्थात उत्तल तथा अवतल दर्पण के उपयोग, साथ ही समतल दर्पण में जो किरणें आपतित होती है तो आपतन के बाद उसका कैसे परावर्तन होता है, इसके लिए दो नियम होते हैं। अर्थात परावर्तन के नियम को देखेंगे समतल दर्पण में, तथा अवतल तथा उत्तल दर्पण के प्रयोग को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर अगले वीडियो का आप इंतजार करें।